अब हम स्टडी करते हैं कि हमें पता है कि लैम्डा म्यू ई सिग्मा की, ठीक है, ये हमारे 5 इलास्टिक मॉडल ही है, जिसमें से ओनली 2 आर इंडिपेंडेंट। कौन कौन से? लैम्डा और जो म्यू है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लैम्डा एंड म्यू। तो हम स्टडी करेंगे इनको, लैम्डा एंड म्यू को। वी कंसिडर द बिहेवियर ऑफ इलास्टिक बॉडी सब्जेक्टेड टू सिंपल टेंशन, प्योर शेयर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हम हमारी बॉडी को सब्जेक्ट करेंगे किस किस से? सिंपल टेंशन लगाएंगे, उस पर प्योर शेयर लगाएंगे और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएंगे। क्यों? ताकि हम लैम्डा और म्यू का फिजिकल बिहेवियर जान सकें, ठीक है। अब स्टडी करते हैं सबसे पहले सिंपल टेंशन। क्या है सिंपल टेंशन? हमने क्या किया, एक ये राइट सिलेंडर ले लिया, ठीक है, इसकी एक्सिस हमने पैरेलल टू x1 एक्सिस लिया, देखो दिख रहा है ना, पैरेलल टू x1 एक्सिस हमने इसकी एक्सिस ले ली। अब हमने इस पे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाना है, ये लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक है, अप्लाइड एट द एंड ऑफ सिलेंडर। हमने इसके एंड पे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस लगाए हैं, ठीक है। अब जो ये फोर्सेस होंगे, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाए हैं इसमें, तो ये अप्लाइड फोर्सेस जो है एक यूनिफॉर्म टेंशन आ जाएगी इस फोर्स के कारण इन एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। पूरे क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर के अंदर एक यूनिफॉर्म टेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो उसके कारण जो हमारे स्ट्रेस टेंसर है टोर आई जे बनेंगे, क्या? सिर्फ टोर 1 तो टी होएगा और बाकी सारे कंपोनेंट 0। क्यों? क्योंकि हमने जो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाया है, देखो पीछे, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगाया है ना, यहाँ पे हमने लगाया जिससे यूनिफॉर्म टेंशन आ जाएगी पूरे सिलेंडर में। तो ओनली टोर 1 कंपोनेंट तो टी है, बाकी सारे हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखना कि इसके कारण एक यूनिफॉर्म टेंशन टी आई है पूरे क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर में, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे बॉडी फोर्सेस जो है वो एब्सेंट है, बॉडी फोर्सेस तो लग ही नहीं रहे इस बॉडी पे, सिर्फ हमने लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस लगाया था, वो भी एट द एंड ऑफ सिलेंडर, तो बॉडी फोर्सेस एब्सेंट है। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस स्टेट जो है हमने डिफाइन किया कि टोर 1 तो टी है, बाकी सारे कंपोनेंट हमारे 0 है, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो अपने पीछे बिल्कुल सेकंड या थर्ड चैप्टर में आया था कि जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, उसको सेटिस्फाई करते हैं। वो कौन सी थी? टोर आई जे जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती थी, है ना। इस कंडीशन में आपको दे रखा है कि बॉडी फोर्सेस तो एब्सेंट है, तो एफ आई तो मेरा 0 हो गया, एफ आई 0 हो गया, तो कंडीशन क्या रहेगी? टोर आई जे जे इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखो, एक नॉर्मल न्यू जो है एक्ट करेगा कौन सी डायरेक्शन में? x टू x3, क्योंकि देखो हमने सिलेंडर तो पुट किया है ऐसे, जिसकी एक्सिस x1 में है, तो नॉर्मल ऐसे होगा x टू x3 प्लेन में। तो नॉर्मल जो है लेटरल सरफेस टू द लेटरल सरफेस पे जो नॉर्मल है वो लाई करेगा इन द प्लेन x टू x3। तो न्यू हो गया मेरा 0 न्यू 2 न्यू 3, क्योंकि x1 डायरेक्शन में तो है ही नहीं ना नॉर्मल, तो 0 न्यू 2 न्यू 3 ये हो गया। तो अब मुझे रिलेशन निकालना है, मुझे पता था टी आई क्या होता है, ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं, टेंशन टोर आई जे न्यू जे ऐसे लिखते हैं ना। तो T1 T2 T3 ये निकालोगे आप, तो T1 I1 लोगे आप, तो टोर 1। अब कुछ भी चेंज करते जाओ। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे रखा T1 लिखना अपना, ठीक है, T1 मतलब I की जगह आपने 1 लिया है, तो ये क्या होगा? टोर 1 जे न्यू जे की वैल्यू चेंज करके देखो, या तो J1 2 3 इनमें से कुछ होगा ना, पहले J को 1 रख के देखो, फिर होगा 1 1 न्यू 1, है ना। टोर 1 1 तो T है, लेकिन मेरा न्यू 1 तो 0 है ना, तो ये 0 आ गया। ऐसे आप T2 करोगे, T2 क्या आएगा? T2 आएगा टोर I की जगह 2 जे न्यू जे। अब आप यहाँ पे कुछ भी पुट करके देख लो, J को 1 रख दो, 1 रखा आपने, तो टोर 2 1 ही यहाँ पे देखो 0 है, टोर 1 टू टोर 2 1 के बराबर होता है ना, वो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। टोर 2 2 रख दो, तो वो भी 0 है, तो 0 हो जाएगा। टोर 2 3 0 है, तो वो भी, तो T2 0 ही आएगा। सिमिलरली T3 भी 0 होगा, ठीक है। वैसे आप T1 में J की जगह कुछ और भी रख के देख सकते हो, 2 3, वो हमेशा 0 ही रहेगा, हेंस मेरा T जो है टेंशन वो 0 ही रहेगा। तो जो लेटरल सरफेस है वो टेंशन से फ्री होगा, इज फ्री फ्रॉम ट्रैक्शन, क्योंकि T 0 आ गया मेरा, ठीक है, ये हो गया। फिर वही आप जनरलाइज्ड हुक लॉ लगाओगे। जनरलाइज्ड हुक लॉ क्या था? उसमें जो आखिर में आया था इन टर्म ऑफ स्ट्रेस आया था ना, ई आई जे इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा आई जे टॉर्क की। ये तो आप याद ही कर लो, आपको याद ही करनी पड़ेगी, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे कोई थ्योरम हो, बार बार इसी चीज़ का यूज हो रहा है, ये कर लोगे। आप यहाँ से E11 निकालोगे, तो I भी आपने 1 ले लिया, J भी आपने 1 ले लिया, यहाँ पे पुट कर दो माइनस लैम्डा डेल्टा 1 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब टोर के है, टोर के की वैल्यू क्या आएगी कि तीनों बार आप पुट करोगे, टोर 1 1 भी प्लस टोर 2 2 प्लस टोर 3 3 प्लस टोर, ये क्या था? टोर आई जे था,
आई भी आपने 1 लिया है, जे भी आपने 1 लिया है, तो टोर आई जे मीन्स ये तो आई सेम हो गया ना। टोर 1 की वैल्यू क्या थी, वो टी थी, तो यहाँ पे आप टी पुट कर दोगे T/2 म्यू, तो माइनस लैम्डा, और ये टोर 1 प्लस टोर 2 टोर 3 में ये तो 0 है, सिर्फ ये टी है, तो माइनस लैम्डा टी 2 म्यू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस T/2 म्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रोसीजर से आप जब E2 और E3 निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा। बिल्कुल ही ऐसे आपको फिर ये निकालने हैं उसी प्रोसीजर से, E12, E23 और E13, ये सारे आपके 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो मेरा ना आपको यंग मॉडुलस और देखो पीछे देखो आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था यंग मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशो का। यंग मॉडुलस और पॉइजन्स रेशो ये 2 इलास्टिक मॉड्यूली है। ठीक है, इनको कैसे लिखा जाता है, ये E तो है यंग मॉडुलस, तो इसको लिखा जाएगा म्यू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू लैम्डा प्लस 2 म्यू, ये इसका फॉर्मूला है। पॉइजन्स रेशो इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू λ/2 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, जो ये सिग्मा है ये डायमेंशनल लेस है, इसको कहते हैं पॉइजन्स रेशो। जो ये E है इसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस, इट्स डायमेंशन इज दैट ऑफ स्ट्रेस। E के डायमेंशन तो स्ट्रेस के डायमेंशन होगी। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसी का यूज हम उस थ्योरम में करने जाते हैं। जैसे E तो ये था ना, तो 1/E लिख रखा है, वापस उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे वहां जाके देखो ये E आ गया, ये 1/E करके ये हमने लिख दिया, ये तो E ये हो गया आपका। इसके बाद आपको सिग्मा पॉइजन्स रेशो क्या थी, λ/2 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, सिग्मा/E करना आपको, सिग्मा/E करने से आपका ये आ जाएगा λ/2 म्यू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अब देखो पीछे यहाँ पे E11 देखो आप क्या आया था आपका E11 आया था आपका ये। ठीक है, हम मतलब उसको ये E11 E22 E33 को हम 2 ये जो यंग मॉडुलस और पॉइजन्स रेशो है ना उनकी फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। तो E11 क्या हुआ T, और ये 1/E का फॉर्मूला हो गया ये लैम्डा प्लस म्यू यू म्यू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, तो ये E11 हो गया T/E। देखो E11 आपका होगा T/E। ठीक है, E22 और E33 ये देखो, अब यहाँ से देखोगे तो ये जो सिग्मा/E मैंने क्या था ना, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया सिग्मा/E, तो ये वैल्यू निकलाई माइनस सिग्मा/E टी हो जाएगा E22 और E33। ठीक है, तो माइनस सिग्मा 1/T/E क्या थी मेरी E11 थी, तो माइनस सिग्मा E11, E12 E13 E23 तो 0 ही थी, तो हम लिख नहीं सकते, 0 कर दिया। E क्या आई थी मेरे, अब E देखो, E यहाँ से E निकालो। ठीक है, E11 इज इक्वल टू T/E है, तो E आ गया मेरा T/E11। T को हम क्या कहते हैं, टोर 1/E11 स्ट्रेन ही है, ये स्ट्रेस है ना, ये T को टेंशन को स्ट्रेस ही है, तो टोर 1/E11 स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया है ना। तो सिमिलरली अब यहाँ से देखो E22 ये E11 नीचे ले जाओ, माइनस सिग्मा E22/E11 हो गया है ना, ऐसे ही E33/E11 माइनस सिग्मा होगा। इक्वेशन 6 शो दैट E रिप्रेजेंट द रेशो, जो 6th इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि E क्या है मेरा, ये रेशो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेन टोर 1/1। जो टोर 1/1 जो स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रही है ना वही E11 है, तो ये क्या है, E हो गया रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टोर 1/1 टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस। तो स्ट्रेन कंपोनेंट, अब जो स्ट्रेन कंपोनेंट है, जो 5th इक्वेशन में जो मेरे स्ट्रेन कंपोनेंट आए हैं, आपको पता है कि स्ट्रेन कंपोनेंट एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ये नहीं आता तो 2nd या 3rd चैप्टर में यूनिट में आपका आया था कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, जो स्ट्रेन सेटिस्फाई करती है वो आ चुकी पीछे, वो ये इक्वेशन होती है। ठीक है, EIJ KL प्लस EKL IJ माइनस EIK JL माइनस EJL IK इज इक्वल टू 0। Therefore the state of stress given in the first actually correspond to 1। अब जो ये है ना, ये सारी जो ये वैल्यूज आई है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, कर जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में ऐसी जो स्टेट है वो होती है, एग्जिस्ट करती है। तो मतलब आपको शो करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ कि ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आप लिख सकते हो कि हाँ, कि अगर ये सेटिस्फाई करिए तो ऐसी एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो हमने ली है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगी एक डिफॉर्म्ड इलास्टिक बॉडी में। ठीक है, अब देखो
इफ़ द स्टेट टी रिप्रेजेंट टेंशन, अब आपको पता है टी अगर टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन होता है एक्सटेंड करना है ना, कंप्रेशन होता है ऐसे छोटा करते हैं, मतलब ऐसे होता जाता है, ये कंप्रेशन होता है, ये एक्सटेंड होता है ना। तो टी टेंशन जो है, टी रिप्रेजेंट टेंशन करिए सो दैट टी इज ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो है। इट विल लीड टू एन एक्सटेंशन इन x1 डायरेक्शन, इससे क्या हुआ, एक एक्सटेंशन होगा x1 डायरेक्शन में, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ऐसे लगाया था ना, जो टेंशन लगाई थी हमने वो x1 डायरेक्शन में लगाई थी। सो एक्सटेंशन तो होगी x1 डायरेक्शन में और कॉन्ट्रैक्शन होगी x2 और x3 डायरेक्शन में, ठीक है। सो इफ अगर t मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो आप जाओ पीछे बिल्कुल, t ग्रेटर देन जीरो है तो देखो इस इक्वेशन में देखो E11 इज इक्वल टू टी बाई है, ई तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, टी ग्रेटर देन जीरो है तो E11 मेरा क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है। तो E11 तो ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब E22 निकालने हैं, E22 देखो, E22 ये थी माइनस सिग्मा बाई ई टी, ई आपको पता है ग्रेटर देन जीरो होता ही है, टी ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, सिग्मा भी ग्रेटर देन जीरो होता है, तो E22 तो नेगेटिव हो गया, तो E22 तो लेस देन जीरो है, E22 और E33 इक्वल है तो वो भी लेस देन जीरो आ गई, ठीक है। फ्रॉम 6 एंड 7, अब 6 और 7 से देखो यहाँ पे ना, अगर टी अभी थोड़ी सी मैंने गलत बता दिया कि अगर एक्सटेंशन टी अगर ग्रेटर देन जीरो है मेरा, तो E11 क्योंकि एक्सटेंशन x1 डायरेक्शन हुई है तो इसलिए E11 ग्रेटर देन जीरो है, और कॉन्ट्रैक्शन है x2 x3 एक्सिस में, इसलिए E22 और E33 जीरो है। फिर इसका यूज़ हम करेंगे इस चीज़ में, क्योंकि देखो अब इस चीज़ का हम इस इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं कि E11 मेरा ग्रेटर देन जीरो है, टी मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो ई मेरा ग्रेटर देन जीरो का। फिर इस इक्वेशन में देखो आप E22 मेरा क्या आया है, लेस देन जीरो था, E22 मेरा लेस देन जीरो, इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। E11 मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो सिग्मा मेरा ग्रेटर देन जीरो गया, तो सिग्मा और ई मेरा ग्रेटर देन जीरो गया, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू आई क्या थी, माइनस E22 बाई E11। अब वो जो E22 E11 साथ में था ना इसके, वो इसके नीचे ले गए थे, बस वो सिग्मा ही आ गई। तो माइनस E22 का मतलब नेगेटिव साइन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव साइन मीन्स एक्सटेंशन, तो कॉन्ट्रैक्शन इन x2 डायरेक्शन, एक्सटेंशन इन x1 डायरेक्शन। सिग्मा को ऐसे भी लिख सकती हूँ, यही बस हम यही से यूज़ करते हैं। ये देखो ये रहा ना, यहाँ पे आया था है ना, तो सिग्मा को हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस साइन इस साइड जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन x3 डायरेक्शन और एक्सटेंशन इन x1 डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि सिग्मा मेरी पॉजिटिव है तो मैंने मॉडुलस ले लिया, ठीक है। सिग्मा तो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द एक्सटेंशन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, ये सिग्मा और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने निकाल लिया। तो देखो हमने क्या किया अभी तक, वैसे बहुत सिंपल प्रोसीजर था। हमने सिर्फ क्या किया, लैम्डा म्यू मैं जानना चाहती थी, इनका रिलेशन जानना चाहती थी, तो मैंने क्या किया, सिंपल टेंशन वाला केस किया, इसमें हमने लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगा दिया इस बॉडी पे, यहाँ पे टेंशन टी, ठीक है। वो सारी बॉडी में टेंशन टी हो जाएगी इन x1 डायरेक्शन में, ठीक है, लग जाएगी। तो क्या होएगा, हमने एक देखो यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स के कारण स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या बनेगी, क्योंकि x1 डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाए गए हैं, तो टॉर्बल 1 तो होगी टी, बाकी सारे कंपोनेंट होंगे जीरो, बॉडी फोर्सेज एक्ट ही नहीं कर रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो टोर आई जे मेरी जीरो होगी क्योंकि एफ आई जीरो है ना, ये होगा। फिर इसके बाद क्योंकि फोर्सेज तो लग रहे हैं x1 डायरेक्शन में, तो नॉर्मल होगा x2 x3 डायरेक्शन में, नॉर्मल x1 डायरेक्शन में तो जीरो होगा, x2 और x3 में न्यूटन न्यू थ्री होगा, ठीक है। फिर टी आई क्या होगा, टी आई है क्या, टोर आई जे न्यूजे निकालते थे ना हम वैसे, इसी से मेरे को T1 T2 और T3 निकालना है, वो सब जीरो आ जाएंगे, तो हम दिखा देंगे कि जो बॉडी है वो फ्री, लेटरल सरफेस जो है वो फ्री फ्रॉम टेंशन है, फ्री फ्रॉम ट्रैक्शन है, ठीक है। फिर मैं जनरलाइज्ड हुक लो, जो आपको ये याद करना है, ये लगाती हूँ, इससे मैं E11 E22 और E33 E12 E23 और E31 सब कुछ निकाल लूँगी, ठीक है, ये निकाल लूँगी। E11 और E22 और E3 की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मेरे को क्या, बाकी सारे जीरो आ जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ आपको इतना याद करना है कि E11 को तो मेरे को E और सिग्मा इनकी फॉर्म में सबको लिखना है, मेरे को E22 हो चाहे E33 हो, या तो सिग्मा की फॉर्म में या E की फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने E11 को क्या किया, ये तो T लिख दिया, बाकी ये T बाई E आया था, कैसे आया था, E क्या होता है और सिग्मा क्या होता है, ये हम फॉर्मूलेज याद करेंगे और ये सोल्व करते जाएंगे। तो E11 मेरी आ जाएगी T बाई E, और सिग्मा की निकालते निकालते निकलाएगी नेगेटिव सिग्मा इज इक्वल टू E22 बाई E11 और E33 बाई E11, तो सिग्मा नेगेटिव साइन इस साइड चल जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशंस है ये स्ट्रेस की स्ट्रेन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को, इस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बस यही बता दिया।
अब फिर हमने कह दिया क्योंकि t ग्रेटर देन 0 है, ये फिर हम दिखा देंगे कि एक्सटेंशन x1 डायरेक्शन में तो e11 ग्रेटर देन 0 है, e22 और e33 तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो गए। ये पुट करने से सिग्मा और ये आपके दोनों ग्रेटर देन 0 आ गए। सिग्मा क्या आ गया, ठीक है, सिग्मा निकाल लो। तो बस ये आपने बता दिया कि सिग्मा होता क्या है। फिर सिग्मा का कॉन्ट्रैक्शन इन x2 और x3 डायरेक्शन और एक्सटेंशन इन x1 डायरेक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, एक्सटेंशन होना लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। ये आ गया आपकी सिग्मा, यह आपका ये वाला कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है प्योर शेयर।